हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ रिसेप्टर्स एंड इट्स ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म। कैसे सिग्नल ट्रांसमिट होता है, कैसे इनका ट्रांसडक्शन होता है। टाइप 4 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो जो टाइप 1 रिसेप्टर होता है उसका नाम है लिगैंड गेटेड आयन चैनल। लिगैंड यानी एगोनिस्ट, गेटेड आयन चैनल यानी यहाँ पे क्या होते हैं, ये रिसेप्टर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होते हैं और इन रिसेप्टर से जब ये एगोनिस्ट बाइंड करता है तो चैनल की परमेबिलिटी बढ़ जाती है। जो कन्फर्मेशन चेंज होता है उसमें ये क्या होते हैं कि जैसे ही रिसेप्टर से कोई एगोनिस्ट बाइंड करता है तो चैनल की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी चैनल ओपन हो जाते हैं और फिर सब्सिक्वेंट फ्लो ऑफ आयंस काज डीपोलराइजेशन या हाइपरपोलराइजेशन। तो अगर सोडियम चैनल ओपन हो रहा है, सोडियम अंदर आ रहे हैं तो डीपोलराइजेशन होगा, और अगर कोई निगेटिव आयन जैसे क्लोराइड आयन अंदर आ रहे हैं तो वो हाइपरपोलराइजेशन करेंगे। और इसी डीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन से फर्दर सेलुलर रिस्पॉन्स आएगा, या तो मसल कंट्रैक्शन होगा या तो मसल रिलैक्सेशन होगा। डीपोलराइजेशन से मसल कंट्रैक्शन होता है यूजुअली, और हाइपरपोलराइजेशन से मसल रिलैक्सेशन होता है या सिक्रीशन कोई कम होगा। तो ये हो गया एक तरह से लिगैंड गेटेड आयन चैनल। अच्छा, इन्हीं में कुछ जो एगोनिस्ट होते हैं वो मॉड्यूलेटर का काम करते हैं। मॉड्यूलेटर का मतलब किया है कि ये मेन रिसेप्टर साइड पे नहीं बाइंड करते हैं, ये रिसेप्टर के किसी और साइड पे, एलोस्टेरिक साइड बोलते हैं उसको, है ना। तो एलोस्टेरिक साइड पे अदर देन रिसेप्टर साइड, जो मेन साइड होता है वहाँ से ना बाइंड करके कहीं और जो है रिसेप्टर के किसी और साइड पे बाइंड करते हैं, तो इसको हम कहते हैं मॉड्यूलेटर। समझे। तो रिसेप्टर का कॉन्फर्मेशन यहाँ भी चेंज होगा। तो आयन की जो परमिबिलिटी है, जो चैनल की ओपनिंग है, या तो इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज हो सकती है, डिपेंड्स ऑन मॉड्यूलेटर। जैसे बेंजोडाइज़ेपिन, डायज़ेपाम, लोराज़ेपाम, ये सब कैसे एक्ट करते हैं, ये मेन रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करते हैं, ये अदर साइड पे बाइंड करते हैं। और ये क्या करते हैं, गाबा ही यहाँ बाइंड करता है। मेन जो रिसेप्टर एगोनिस्ट है वो गाबा है, तो गाबा मीडिएटेड क्लोराइड चैनल होता है। लेकिन यहाँ पे जो बेंजोडाइज़ेपिन है वो अदर साइड पे बाइंड करेगा, यानी रिसेप्टर को मॉड्यूलेट करता है, और फिर गाबा मीडिएटेड क्लोराइड चैनल ओपनिंग होती है, जिससे कि हाइपरपोलराइजेशन, मसल रिलैक्सेशन यानी रिलैक्स, एंटी एंजाइटी ड्रग होते हैं बेंजोडाइज़ेपिन। तो अदर मॉड्यूलेटर ये भी हो सकते हैं जैसे कि सल्फोनाइल यूरिया, बेंक्लामाइड, ग्लिक्लिजाइड, जो एंटी डायबिटिक ड्रग हैं, ये भी एटीपी रेगुलेटेड पोटेशियम चैनल पे जाके बाइंड करते हैं। एटीपी ही रेगुलेट करता है, जो पोटेशियम चैनल को एटीपी रेगुलेट करता है, बट अदर साइड पे ये सल्फोनाइल यूरिया अटैच हो जाते हैं, यानी मॉडिफायर है ये, रिसेप्टर के मॉडिफायर। तो वहाँ पे भी इसी तरीके की ओपनिंग होती है। अच्छा, कुछ ड्रग ब्लॉकर का काम करते हैं, जो चैनल को फिजिकली ब्लॉक कर देते हैं, उनकी परमेबिलिटी को ब्लॉक कर देते हैं। परमेबिलिटी ब्लॉक होने से कोई आयन का मूवमेंट सेल के अंदर नहीं होता है, जिसकी वजह से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है। जैसे कि लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक क्या करते हैं, ये सोडियम चैनल को फिजिकली ब्लॉक कर देते हैं। सोडियम का मूवमेंट नहीं होता तो नर्व में कोई कंडक्शन नहीं होता, प्रोपेगेशन नहीं होता, इसीलिए लोकल एनेस्थेटिक को हम कह सकते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर। टाइप 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप 2 है, वो है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। नाम ये बता रहा है भी कि ये रिसेप्टर किसी इफेक्टर के साथ कपल्ड होते हैं। दीज रिसेप्टर्स आर कपल्ड विथ इफेक्टर। कोई एंजाइम हो सकते हैं इफेक्टर, कोई चैनल भी हो सकते हैं, थ्रू ए जी प्रोटीन, थ्रू जी प्रोटीन। अब जी प्रोटीन क्या चीज़ है भाई, ये जी प्रोटीन जो है सेल मेम्ब्रेन के जो साइटोप्लाज्मिक साइट है, इनर साइड, वहाँ अटैच होते हैं।
रिसेप्टर के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इनर साइड है, साइटोप्लाज्मिक साइट है, वहाँ पे ये रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और ये हेटेरोट्राइमेरिक मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होते हैं। GTP अल्फा बीटा गामा सब यूनिट, इनको कहा जाता है जी प्रोटीन। ये जो GTP अल्फा बीटा गामा है, इन्हीं को हम जी प्रोटीन कहते हैं। अल्फा सब यूनिट जो इनका होता है, ये अल्फा सब यूनिट के बेस पे इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है GS, GI एंड GQ। ठीक है, तो ये हम जी प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो रिसेप्टर और इफेक्टर का कमाल है, रिसेप्टर कपल्ड विथ इफेक्टर थ्रू जी प्रोटीन। ठीक है, तो रेस्टिंग स्टेट में तो ये GDP होते हैं अल्फा बीटा गामा। जैसे ही कोई एगोनिस्ट इस रिसेप्टर से बाइंड करता है, जैसे ही कोई एगोनिस्ट इस रिसेप्टर से बाइंड करता है, तो ये रिसेप्टर में कॉन्फर्मेशनल चेंज होते हैं। वो कॉन्फर्मेशनल चेंज ये है कि ये रिसेप्टर उस जी प्रोटीन के साथ अटैच हो जाता है, यानी GTP, जो GTP है वो अल्फा बीटा गामा यूनिट के साथ अटैच हो जाता है और GDP वहाँ से निकल जाता है। रेस्टिंग स्टेज में GDP होता है, लेकिन जैसे ही अगोनिस्ट कोई बाइंड करता है तो वहाँ GTP अटैच हो जाता है, GDP बाहर हो जाता है, GDP बाहर और GTP एसोसिएट हो जाता है। तो GTP अल्फा बीटा गामा के ट्राइमेरिक के साथ रिसेप्टर से इनर साइड से ऐसे अटैच हो जाता है। लेकिन ये अटैचमेंट ज़्यादा देर तक नहीं होता, क्योंकि ये अटैचमेंट, ये एसोसिएशन अनस्टेबल होता है। इसी अनस्टेबल की वजह से अगले स्टेप में क्या करते हैं, ये GTP अल्फा सब यूनिट के साथ अलग होकर डिसोसिएट होकर रिसेप्टर से डिसोसिएट हो जाता है और बीटा गामा को अलग छोड़ देता है, बीटा गामा से अलग हो जाता है और वो अल्फा GTP इफेक्टर यानी एंजाइम यानी चैनल हो सकते हैं, इसके साथ अटैच हो गया। जैसे ही अल्फा GTP इफेक्टर से अटैच होगा, इसी को कहते हैं एक्टिव स्टेट दैट लीडिंग टू रेस्पॉन्स। एक्टिव स्टेट, अब ये इफेक्टर अगर कोई एंजाइम है तो ये एंजाइम एक्टिव हो जाएगा, अगर ये इफेक्टर कोई चैनल है तो ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसी को कहते हैं एक्टिव स्टेट। और यही एक्टिव स्टेट फिर क्या कराएंगे, फर्दर रेस्पॉन्स कराएंगे, यानी कि इसके एक्टिवेशन से सेकंड मैसेंजर जो हमारा होगा वो प्रोड्यूस होगा। सेकंड मैसेंजर, फर्स्ट मैसेंजर कौन से हैं, ये एगोनिस्ट इटसेल्फ, एगोनिस्ट इटसेल्फ इज ए प्राइमरी एगोनिस्ट, प्राइमरी मैसेंजर है ये। और यहाँ जब एक्टिवेशन होगा तो जो एंजाइम कैटालाइज करेगा, किसी चीज़ को ब्रेक करेगा, तो वो जो प्रोडक्शन होगा वही सेकंड मैसेंजर कहलाएगा। और वो सेकंड मैसेंजर हम पढ़ेंगे साइक्लिक MP के रूप में, IP3 इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट के रूप में, डाइएकाइल ग्लिसरॉल, ये सब सेकंड मैसेंजर हैं। अब ये एक्टिव होने के बाद फिर इनएक्टिव भी होना है भाई, फिर रेस्टिंग स्टेज में फिर से जाना है। तो फिर क्या होते हैं कि जो अल्फा सब यूनिट के अंदर GTPase एंजाइम होते हैं, वो GTPase एंजाइम GTP को हाइड्रोलाइज कर देते हैं, इस GTP को हाइड्रोलाइज करके GDP बना देते हैं। और जैसे ही ये GDP बनेगा, ये इफेक्टर से फिर से डिसोसिएट हो जाएगा और उसी बीटा गामा यूनिट के साथ फिर से अटैच होकर फ्रीली रेस्टिंग स्टेज में आ गए, यानी GDP अल्फा बीटा गामा फिर से बन गए, रिसेप्टर अलग हो गया, इफेक्टर अलग हो गया, यानी कि अब स्विच ऑफ स्टेट कहते हैं इसको। क्या है ये, इनएक्टिव स्टेट, स्विच ऑफ स्विच ऑन, इसी तरीके से ये चलता रहता है। अब हम बात करते हैं इधर, इसी को क्लासिफाई करेंगे, इसी वाले पोर्शन को हम देखेंगे। इफेक्टर से ये जो अल्फा सब यूनिट है, ये इफेक्टर को स्टिमुलेट करके सेकंड मैसेंजर कौन सा बनाता है, तो सेकंड मैसेंजर के आधार पे ही हम इसको फर्दर हम सब क्लासिफाई करेंगे सिस्टम में। ठीक है, इफेक्टर और सेकंड मैसेंजर सिस्टम।
तो एडिनाइलेट साइक्लेज साइक्लिक ईएमपी सिस्टम, ये क्या है? जो ये इफेक्टर है, इफेक्टर के एक्टिवेशन से जो सेकंड मैसेंजर बनेगा वो सिस्टम इस तरीके से हमने शो किया है। एडिनाइलेट साइक्लेज यानी ये एंजाइम यानी इफेक्टर, और जो सेकंड मैसेंजर है ये साइक्लिक एएमपी सिस्टम। ठीक है, तो इनमें क्या होता है इस तरीके के, जब रिसेप्टर से कोई एगोनिस्ट बाइंड करता है तो अगर ये रिसेप्टर जीएस के साथ अटैच है, मैंने बताया ना एस क्या है, अल्फा सब यूनिट का एक वैरायटी है, GI वैरायटी है, GQ ये वैरायटीज़ हैं, तो यहाँ पे जो अल्फा सब यूनिट है उसी को शो कर रहा है, यस स्टिमुलेटरी इफेक्ट शो करेगा। तो अगर ये एगोनिस्ट रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है, जैसे बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं ना, तो बीटा एगोनिस्ट कोई होंगे ड्रग, तो रिसेप्टर हैं ये बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर हैं सपोज कर लो, तो ये GS अगर कपल्ड है इसके साथ, तो ये एडिनाइलेट साइक्लेज, ये एंजाइम यहाँ पे क्या है, ये है, ये इफेक्टर क्या है, एडिनाइलेट साइक्लेज या एडिनाइलिल साइक्लेज। तो ये एंजाइम एक्टिवेट हो रहा है, अगर जीएस के साथ अब कपल्ड है ये रिसेप्टर, तो ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा और वो एटीपी को ब्रेक करके साइक्लिक एएमपी बनाएगा। साइक्लिक एएमपी अगर स्टिमुलेशन हुआ, एंजाइम ये स्टिमुलेट होगा तो साइक्लिक एएमपी भैया बढ़ेगा, कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म में साइक्लिक एएमपी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अब ये साइक्लिक एएमपी का काम क्या है, यही है सेकंड मैसेंजर, यही सारा खेल खेलता है भाई, यही है सेकंड मैसेंजर साइक्लिक एएमपी। अब ये क्या करता है, प्रोफॉस्फोरिलेट जो अदर प्रोटीन है, प्रोटीन काइनेज इनएक्टिव फॉर्म में है, साइटोप्लाज्म में है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में है, इनका फास्फोरिलेशन करता है ये सेकंड मैसेंजर, यानी कि अब यही है ट्रांसडक्शन, एक मॉलिक्यूल से दूसरे में सिग्नल ट्रांसड्यूस हो रहा है दूसरे में, तो ये साइक्लिक एएमपी सेकंड मैसेंजर बना। अब ये प्रोटीन काइनेज को एक्टिव फॉर्म में लाएगा, यानी इसका फास्फोरिलेशन करेगा, फिर ये प्रोटीन काइनेज फर्दर रेस्पॉन्स के लिए अदर एक्टिविटीज़ करेंगे। प्रोटीन काइनेज ये एक्टिव वाले क्या कर सकते हैं भाई, कि कैल्शियम रिलीज बढ़ा देंगे, कंसंट्रेशन कैल्शियम का बढ़ा देंगे, कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो अगर हार्ट मसल है तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन मसल्स का बढ़ जाएगा, हार्ट का जो कार्डियक आउटपुट है वो फिर बढ़ जाएगा। हार्ट मसल कंट्रैक्शन कराएंगे, कैल्शियम रिलीज कौन करा रहा है, प्रोटीन काइनेज, इसको कौन एक्टिवेट किया, सेकेंड मैसेंजर। और क्या करा सकते हैं ये, लीवर में लाइपोलाइसिस, अगर बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स है ये मान लीजिए, ठीक है, अगर कोई ये एड्रिनलिन है मान लीजिए, ये नॉर एड्रिनलिन एगोनिस्ट यहाँ रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है, तो ये क्या करते हैं, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन बढ़ा देते हैं। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा, ग्लूकोज रिलीज होगा, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस डाउन कर देते हैं, ग्लाइकोजन नहीं बनेगा तो ग्लूकोज बनता रहेगा भाई, और लाइपोलाइसिस यानी लिपिड को भी ये ब्रेक डाउन करके अवेलेबिलिटी, जो ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी है उसको बढ़ाएंगे। क्यों, क्योंकि इनका काम क्या है, एड्रिनलिन का मसल कंट्रैक्शन, जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे मसल, नॉर एड्रिनलिन अगर है वो तो क्या करेगा, मसल कंट्रैक्शन कराएगा। मसल कंट्रैक्शन, स्मूथ मसल कंट्रैक्शन, हार्ड मसल्स में का जहाँ भी कंट्रैक्शन होंगे तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए फ्यूल के रूप में क्या आएगा भाई, ग्लूकोज आएगा। तो यही रेस्पॉन्स हमारा कौन करा रहा है, एडिनाइलेट साइक्लिक एएमपी सिस्टम। सपोज कर लो अगर ये जीएस यानी अल्फा सब यूनिट जीएस ना होकर जीआई है, इनहिबिटरी, तो फिर क्या होगा, ये इसको इनहिबिट करेगा, यानी एडिनाइलिल साइक्लेज एक्टिवेट नहीं होंगे, इनको इनहिबिट कर रहा है। एडिनाइलिल साइक्लेज एंजाइम को ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। जैसे हमारा M2 रिसेप्टर है, हार्ट पे M2 रिसेप्टर अगर होगा, M1 M2 M3 पढ़ेंगे अभी हम आगे, तो M2 रिसेप्टर है हार्ट पे होते हैं। हार्ट पे अगर कोई कोलिनर्जिक ड्रग एस्टाइल कोलिन अगर बाइंड करता है तो वो हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, तो वहाँ पे जो मैकेनिज्म लगेगा, यहाँ पे जो एगोनिस्ट आएंगे एस्टाइल कोलिन, एड्रिनलिन और एड्रिनलिन नहीं, अब एस्टाइल कोलिन मान लो, मेथाकोलिन है ना, तो ऐसे ड्रग अगर इसे रिसेप्टर से बाइंड करते हैं तो वो रिसेप्टर GI के साथ अटैच है,
अब यहाँ पे क्या होगा, इस एंजाइम का इनहिबिशन होगा तो भैया एटीपी से साइक्लिक एमपी नहीं बनेगा, प्लाज्मा में जो है इसको साइटोप्लाज्म में साइक्लिक एमपी का कंसंट्रेशन डाउन हो जाएगा, और ये जब डाउन हो जाएगा तो ये फर्दर प्रोसेस रुक जाएंगे, ये प्रोसेस नहीं होगा तो एक तरह से रिवर्स इफेक्ट आएगा। जो मसल कंट्रैक्शन हो रहा है, हार्ट मसल कंट्रैक्शन, वो डिक्रीज हो जाएगा, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, लाइपोलाइसिस ये डिक्रीज हो जाएंगे। अब इसी का उल्टा ग्लाइकोजन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा, यानी ग्लूकोज का फ्यूल एज जो प्रोडक्शन हो रहा था वो डिक्रीज हो जाएगा। तो सारे जो रिस्पॉन्स हैं वो रिवर्स एक तरह से आएंगे, कब, जब जीआई से इनहिबिट करेगा। तो ये है एडिनाइल लेट साइक्लेज साइक्लिक एमपी सिस्टम। नेक्स्ट हम समझेंगे पीएलसी फास्फोलाइपेज सी और इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट डाइएकाइल ग्लिसरॉल सिस्टम, यानी कि वहाँ जो एंजाइम होगा फास्फोलाइपेज सी और जो सेकेंड मैसेंजर होंगे वहाँ 2 सेकेंड मैसेंजर प्रोडक्शन होगा IP3 एंड डाइएकाइल ग्लिसरॉल का। तो ये फास्फोलाइपेज सी इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट डाइएकाइल ग्लिसरॉल सिस्टम। जो दूसरा सिस्टम है यही इफेक्टर, यहाँ पे फास्फोलाइपेज सी है, और ये जिससे जो सेकेंड मैसेंजर जो इनका रेस्पॉन्स सेकेंड मैसेंजर, वो यहाँ पे सेकेंड मैसेंजर मैंने बताया ना 2 सेकेंड मैसेंजर बनेंगे IP3 एंड डाइएकाइल ग्लिसरॉल। अब यहाँ पे क्या होता है कि दीज रिसेप्टर्स आर लिंक्ड विथ GQ प्रोटीन के साथ ये लिंक्ड होते हैं। वहाँ पे क्या होता था, GS या GI के साथ लिंक्ड होते थे, यहाँ पे GQ के साथ लिंक्ड होंगे। दैट स्टिमुलेट PLC फास्फोलाइपेज सी, इस एंजाइम का नाम है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने बनाया हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसी सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है, एंजाइम है फास्फोलाइपेज सी। ये क्या होंगे, स्टिमुलेट होंगे। स्टिमुलेट होने के बाद फास्फोलाइपेज सी क्या करता है, इसी फास्फोलिपिड का जो कंपोनेंट है PIP2 फास्फोइनोसिटॉल डाइफॉस्फेट को एक तरह से हाइड्रोलाइज करता है। हाइड्रोलिसिस से, इस PIP2 के हाइड्रोलिसिस से 2 सेकेंड मैसेंजर का प्रोडक्शन होगा, वो है IP3 इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट और ये डाइएकाइल ग्लिसरॉल। अब ये के दोनों मैसेंजर करते क्या है, सेकेंड मैसेंजर यही कंपोनेंट है भाई, ये मेन है, सेकेंड मैसेंजर इसी को कहेंगे, ठीक है। तो इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट क्या करते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर स्केलेटल मसल है, या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इनके रिसेप्टर्स होते हैं IP3, उस रिसेप्टर से बाइंड करके ये कैल्शियम रिलीज कराता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये कैल्शियम रिलीज कराता है, तो साइटोप्लाज्म में कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। अब ये जो कैल्शियम है, इस काल्मोड्यूलिन प्रोटीन, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन ये भी है, ये सारा कुछ सेल के अंदर हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ये एक सिग्नल एगोनिस्ट यहाँ पे एक्ट करता है, और वो फिर सिग्नल एक दूसरे मॉलिक्यूल से सिग्नल से ये रेस्पॉन्स आता है। खुद ये इंटर नहीं करता है कि एगोनिस्ट यहाँ आके इंटर करता है, ट्रांसडक्शन हो रहा है। ये देखिए, तो IP3 क्या करता है, कैल्शियम रिलीज कराता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और ये कैल्शियम फिर काल्मोड्यूलिन प्रोटीन होता है जिसकी एफिनिटी बहुत कैल्शियम के टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा होती है। तो काल्मोड्यूलिन प्रोटीन के साथ बाइंड करके ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, कैल्शियम काल्मोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, जो अदर एंजाइम है या कोई टारगेट प्रोटीन है, उनको ये एक्टिवेट करते हैं, जिससे कि हमारा जो सेलुलर रिस्पांस है वो आता है। एक एग्जांपल के तौर पे हमने समझा दिया है कि ये कैल्शियम काल्मोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, मायोसिन लाइट चेन काइनेज। स्मूथ मसल्स में होते हैं मायोसिन लाइट चेन काइनेज, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं ये। फिर यही कैल्शियम और काल्मोड्यूलिन ही इनको फास्फोरिलेट करके एक्टिव करता है, यानी फास्फोरिलेशन कराता है, इनका एक्टिव बनाता है। मायोसिन लाइट चेन काइनेज एक्टिव फॉर्म है। अब ये एक्टिव फॉर्म
ऑफ मायोसिन लाइट चेन काइनेज क्या करते हैं, मायोसिन, हमारा एक्टिन और मायोसिन से मसल कंट्रैक्शन होता है, तो मायोसिन को फास्फोरिलेट करते हैं। फास्फोरिलेशन, जैसे ही मायोसिन का फास्फोरिलेशन होता है वो एक्टिन के साथ बाइंड करके मसल कंट्रैक्शन कराता है। तो मायोसिन और एक्टिन का इंट्रैक्शन होगा जिससे कि मसल कंट्रैक्शन होगा। ये हमारा सेलुलर रिस्पॉन्स, यही हमारा मसल कंट्रैक्शन क्या है, सेलुलर रिस्पॉन्स। ऐसे ही अदर एंजाइम्स पे वर्क करेंगे, किसी सबस्ट्रेट को जो है स्टिमुलेट करेंगे तो मसल कंट्रैक्शन हो सकता है। अगर कोई एंजाइम का सिक्रीशन भी हो सकता है। अगर ये फर्दर किसी और एंजाइम को एक्टिव कर रहे हैं तो वो और कुछ एक्टिव, इसी तरीके से ये डाउन स्ट्रीम सेलुलर ट्रांसडक्शन चलता जाएगा जब तक हमारा रेस्पॉन्स, इनका टारगेट रेस्पॉन्स नहीं हो जाता है। अच्छा, डाई एकाइल ग्लिसरॉल ये क्या करते हैं, डाई एकाइल ग्लिसरॉल, ये डाई एकाइल ग्लिसरॉल प्रोटीन काइनेज सी एंजाइम होते हैं। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म में ये प्ले करते हैं, प्रोटीन काइनेज सी। तो ये प्रोटीन काइनेज सी इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं जिनको उनको फास्फोरिलेट करते हैं, यानी कि फास्फोरिलेशन करते हैं, यानी एक्टिव फॉर्म में बनाते हैं। प्रोटीन काइनेज सी का एक्टिव फॉर्म बनाते हैं। अब ये एक्टिव प्रोटीन काइनेज सी क्या करता है, अदर टारगेट प्रोटीन, कोई सबस्ट्रेट या किसी एंजाइम्स को ये एक्टिवेट करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेलुलर रेस्पॉन्स हो सकता है। तो ये प्रोडक्ट मतलब कोई हार्मोन की सिंथेसिस हो सकती है। अब सपोज कर लो ये प्रोटीन काइनेज सी हैं, प्रोटीन ग्लाइकोजन सिंथेटेज पे वर्क कर दिए किसी, तो ग्लाइकोजन सिंथेटेज मतलब ग्लाइकोजन सिंथेसिस होगा, वो हमारा रेस्पॉन्स होगा। ठीक है, तो ऐसे ही सेल प्रोलिफरेशन या कोई टारगेट स्पेसिफिक जीन का प्रिपरेशन या इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स कुछ है, तो ये सारे सेलुलर रेस्पॉन्स इस तरीके से आते हैं। अच्छा, तो इनके दूसरा चीज़, एक चीज़ और ये है कि इस प्रोटीन काइनेज सी को ये कैल्शियम जो रिलीज कर रहा है IP3, ये भी स्टिमुलेट करता है, ये भी एक्टिव फॉर्म में बनाता है। तो डाई एकाइल ग्लिसरॉल और ये कैल्शियम दोनों प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिव फॉर्म में लाते हैं। ठीक है, तो ये एक्शन इसी तरीके से सेलुलर रेस्पॉन्स आएगा। इनका एक्शन को टर्मिनेट कैसे करते हैं, कैसे टर्मिनेशन होता है इन एक्शन का, तो जो ये IP3 है, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, ये डीफॉस्फोरिलेशन होता है। यहाँ पे क्या है, डीफॉस्फोरिलेशन हो रहा है, IP2 बनेगा, फिर IP1 बनेगा, फिर इनोसिटॉल बनेगा, फिर इनका फॉस्फोरिलेशन इन फॉस्फोइनोसिटॉल फॉस्फेट बन जाता है। ठीक है, तो PIP2 और इस तरीके से फॉस्फोइनोसिटॉल डाइफॉस्फेट, फॉस्फोइनोसिटॉल मोनोफॉस्फेट, इसी तरीके से फिर से ये PIP2 में आ जाते हैं, यानी PIP2 फिर से बन जाते हैं ये। ठीक है, तो फिर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डाई एकाइल ग्लिसरॉल क्या करता है, या डाई एकाइल ग्लिसरॉल जो है मेटाबोलाइज होके क्या बन जाते हैं, फॉस्फेटिडिक एसिड, और वही फिर से कन्वर्टेड बैक टू फॉस्फोलिपिड इसी कंपोनेंट में। ये डाई एकाइल ग्लिसरॉल जब ये दोनों बनते हैं तो डाई एकाइल ग्लिसरॉल मेम्ब्रेन में ही रह जाता है, और ये IP3 जो बन रहा है ये वाटर सॉल्युबल है, तो इसलिए डिफ्यूज होकर पूरे साइटोप्लाज्म में आ जाता है। डाई एकाइल ग्लिसरॉल ये वहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही रह जाता है, रिमेन कन्फाइंड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डाई एकाइल ग्लिसरॉल। तो ये डाई एकाइल ग्लिसरॉल फिर से फास्फोलिपिड का कंपोनेंट बनाता है। दूसरा ये कैल्शियम क्या है, ये कैल्शियम का फिर से जो साइटोप्लाज्म में कैल्शियम रिलीज हुए थे उनका कंसंट्रेशन बढ़ गया था, उनको फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू इनका फिर से एक तरह से बैक हो जाते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये फिर से वापस चले जाते हैं इनका सिक्रीशन, ताकि इनका कंसंट्रेशन डाउन हो जाए, जो सारा रिस्पॉन्स है ये फिर से रिवर्स हो जाए। तो इस तरीके से इसका मेटाबॉलिज्म। अच्छा, कुछ प्रोटीन, जो प्रोटीन जैसे यहाँ पे एंजाइम के साथ है, ये एंजाइम ना हो के कोई चैनल भी हो सकते हैं, तो ऐसे कुछ जी प्रोटीन जो है वो एंजाइम को नहीं, चैनल को भी स्टिमुलेट कर सकते हैं, चैनल को भी ओपन कर सकते हैं, जैसे कि पोटेशियम चैनल और कैल्शियम चैनल। तो कुछ जी प्रोटीन डायरेक्ट उसमें चैनल को ओपन करते हैं, यानी इसमें कोई सेकंड मैसेंजर नहीं बनेगा। यहाँ पे तो एंजाइम था, तो एंजाइम ने तो क्या किया, सब प्रोडक्शन किया, लेकिन वहाँ चैनल से ही गेटेड होते हैं, तो चैनल को वो जब जी प्रोटीन है वो स्टिमुलेट होते हैं तो डायरेक्ट क्या करते हैं, चैनल को ओपन कर देते हैं, पोटेशियम चैनल, कैल्शियम चैनल। तो हम पढ़ेंगे जैसे ओपियाइड, जब एपोइड रिसेप्टर होते हैं वो जी प्रोटीन के साथ अटैच तो होते हैं, लेकिन उनका डायरेक्टली कनेक्शन किससे होता है, चैनल से, तो चैनल ओपन करते हैं।
या चैनल को ब्लॉक करते हैं, तो वहाँ पोटेशियम चैनल ओपन करेंगे तो हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। हाइपर पोलराइजेशन का मतलब एक नर्व कंडक्शन वहाँ बनता है। तो मोस्टली इस तरीके के जो आयन चैनल के साथ ये जी प्रोटीन होते हैं वो मोस्टली नर्व सेल्स में होती हैं, नर्व सेल्स में होती हैं, और कुछ हार्ट मसल्स में भी होते हैं, मायोसाइट्स में। तो ये हमारा हो गया जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर पूरा हो गया भाई। नेक्स्ट क्लास में हमारा रह गया है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो स्टेरॉयडल मीडिएटेड रिसेप्टर्स होते हैं। तो 2 तरह के और हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।